आज हमें प्रतिरोधों का संयोजन और प्रतिरोधकता का ताप पर पड़ने वाला प्रभाव पढ़ना है ना। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे पहले हम परिभाषा अगर लिखना हो तो एक छोटा सा चित्र बना लें और चित्र को समझ लें तो परिभाषा बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। R1, R2 और R3 जिनके लिए हम आगे व्यंजक निगमित करेंगे, प्लस माइनस। यहाँ पर कोई सेल अथवा बैटरी जुड़ा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स होंगे तो फिर भी लिख देंगे। यहाँ पे हमने एक सिंगल सेल लिया है तो इसलिए सी लिख दिया है। श्रेणी क्रम संयोजन की जो परिभाषा होगी हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला इस तरह से कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से करते हैं, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से करते हैं। इसी प्रकार से आगे प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं। अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं आखिरी प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध बैटरी के ऋणात्मक सिरे से कर देते हैं। ठीक है, ये एक पहली परिभाषा हो गई। इसको और सरल शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। अंत में पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा एवं अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा श्रेणी क्रम में विद्युत स्रोत बैटरी अथवा सेल से जोड़ दिया जाता है। इतना हम इसकी परिभाषा शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब विद्युत परिपथ में इस संयोजन में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर माना इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2 एवं V3 है। ठीक है। अलग अलग विभवांतर क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि सभी प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हुए हैं और परिपथ में अलग अलग बिंदुओं का विभवांतर चूंकि अलग अलग होता है। ठीक है। धारा की दिशा एक ही मार्ग है तो संपूर्ण धारा I सभी प्रतिरोधों से समान रूप से प्रवाहित होकर के जाएगी। ठीक है। अतः इसमें कौन बटेगा? विभवांतर अलग अलग होगा, विद्युत धारा समान होगी। ठीक है। तो यदि प्रतिरोध के संयोजन का कुल विभवांतर V हो तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1। ठीक है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। क्यों ऐसा हो गया? चूँकि विभवांतर अथवा विभव अदिश राशि है तो अदिश जैसे योग करेंगे इनका कुल विभव अलग अलग बिंदु को विभव कुल विभव के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अब हम पता करते हैं इनका मान। तो इनका मान हमारे पास ओम का नियम है तो लिखेंगे ओम के नियम से पहले प्रतिरोध में, दूसरे प्रतिरोध में और तीसरे प्रतिरोध में। तो प्रतिरोध R1 प्रतिरोधक R1 के सिरे के मध्य में उत्पन्न विभवांतर V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? IR1, चूँकि ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR होता है। इसी प्रकार से प्रतिरोधक R2 के सिरे के मध्य में उत्पन्न विभवांतर V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2। इसी तरह से प्रतिरोधक R3 के सिरों के
मध्य में उत्पन्न विभवांतर V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। ठीक है। अब यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध अथवा परिणामी प्रतिरोध R हो तब V इक्वल टू कितना हो जाएगा IR। चूँकि कुल विभवांतर भी है और पूरा योग इनका कितना आ गया प्रतिरोधों का R मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का, तो V इक्वल टू IR, वही ओम के नियम से। तो अब क्या करेंगे, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं सबका मान, किसका, V1 V2 V3 और V का। तो V का मान कितना आया है IR इक्वल टू V1 का मान कितना आया है IR1, V2 का मान कितना आया है IR2 और V3 का मान कितना आया है IR3। ठीक है। तो IR इक्वल टू हो जाएगा, I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल होगा, तो R इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में, इसका हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसका परिणाम तो लिखना पड़ेगा। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। अब अगर 3 से ज़्यादा प्रतिरोध होंगे तो इसी तरह से हम आगे इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध समांतर, एक दूसरे के समांतर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से समांतर क्रम संयोजन भी हमें करना है। समांतर क्रम संयोजन में पहला प्रतिरोध इसी के समांतर दूसरा प्रतिरोध, इसी के समांतर तीसरा प्रतिरोध, और ज़रूरत पड़ने पर और प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया R1, R2, R3। इन सभी प्रतिरोधों का पहला जो सिरा होगा वो एक बिंदु से, और जो दूसरा सिरा होगा वो किसी दूसरे बिंदु से जोड़ करके विद्युत स्रोत से इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि इसकी पहले परिभाषा लिख दें, फिर इसके आगे का डेरिवेशन हम करते हैं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन करने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़कर इन दो बिंदुओं को श्रेणी क्रम में, है ना, इन बिंदुओं को हम श्रेणी क्रम में बाह्य विद्युत स्रोत से सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया गया। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब अलग अलग प्रतिरोधों में विद्युत धारा बट जाती है। क्यों बटेगी? क्योंकि विद्युत धारा यहाँ से तो चली, यहाँ 3 रास्ते उसको मिलेंगे, 3 मार्ग हैं, तो अलग अलग उनके प्रतिरोधों के अनुपात में विद्युत धारा अलग अलग बट जाती है। I1, I2, I3 ये प्रवाहित होगी। अब चूँकि सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, अतः इनके मध्य जो A और B के बीच का विभवांतर होगा वो भी समान होगा, क्योंकि विभवांतर समान बिंदुओं के बीच का समान रहेगा, है ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, ये तो परिभाषा हो गई। परिभाषा समांतर क्रम संयोजन की समझ में आ गई है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ करके बाह्य विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में इन दो बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है। चित्र बना देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 बाह्य विद्युत स्रोत से या बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जोड़ करके कहाँ से जोड़ दिया गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है सेल के साथ। तो R1, R2 एवं R3 जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर
परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर माना प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1, I2 एवं I3 है, तब I बराबर हो जाएगा I1 धन I2 धन I3, समीकरण नंबर 1। चूँकि विद्युत धारा भी अदिश राशि है तो I बराबर यहाँ पे पिछले वाले में श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग था तो विभव को हमने जोड़ा था, इसमें विद्युत धारा अलग अलग बह रही प्रतिरोधों में तो उनका विद्युत धारा का योग करेंगे। I बराबर I1 धन I2 धन I3, समीकरण नंबर 1। अब हम बिल्कुल ओम के नियम से इनका मान निकालेंगे, कुल के लिए और अलग के लिए। तो क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से प्रतिरोधक R1 से प्रवाहित होने वाली धारा I1 बराबर, चूँकि V इक्वल टू होता है IR तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू V अपॉन R1, प्रतिरोधक R2 से प्रवाहित होने वाली धारा I2 इक्वल टू V अपॉन R2। इसी प्रकार से प्रतिरोधक R3 से प्रवाहित होने वाली धारा I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, ये तो तीनों का हो गया। अब लिखेंगे यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो, कुल प्रतिरोध R हो, तब I बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन R। अब इन मानों को कहाँ रखना पड़ता है हमको? समीकरण 1 में। तो इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो I का मान कितना आया है V अपॉन R, I1 का मान कितना आया है V अपॉन R1, I2 का V अपॉन R2 और इसका V अपॉन R3। तो V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 धन 1/R2 धन 1/R3, V से V कैंसिल तो 1/R इक्वल टू 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। यही समांतर क्रम संयोजन के लिए अभीष्ट व्यंजक है। अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? प्रत्येक समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का परिणामी का व्युत्क्रम 1 अपॉन है तो व्युत्क्रम बोलते हैं, इनवर्स या व्युत्क्रम बोलते हैं। तो परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड छोटे मोटे कुछ डेरिवेशन आते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव तो पढ़ा ही था, उसी प्रकार से प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव पड़ते हैं। चूँकि पदार्थ अलग अलग हैं आवेशों के चालन के आधार पर, उन सब का अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिख देते हैं धात्विक चालक, दूसरा पढ़ लेते हैं मिश्र धातु चालक, तीसरा पढ़ लेते हैं कुचालक, चौथा पढ़ लेते हैं विद्युत अपघट्य है ना, और पांचवा पढ़ लेते हैं अर्धचालक। इतने प्रकार के पदार्थ हैं विद्युत चालकता के आधार पर, जिनमें हम आवेशों का चालन या कि प्रतिरोधों का प्रभाव ताप के कारण क्या परिवर्तित होगा ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ने से पहले देख लें इसको। तो जो धात्विक चालक हैं
धात्विक चालक ओम के नियमों का पालन करते हैं और मिश्र धातु चालक जो होते हैं ये दोनों ओम के नियमों का पालन करते हैं। धात्विक चालक अथवा मिश्र धातु से बने हुए चालक ओम के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो हम अभी ये जानते हैं कि जब किसी भी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसमें औसत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या तो नहीं बदलती है, संख्या फिक्स रहती है, पर इससे चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या घनत्व तो समान रहता है। पर ताप बढ़ाए जाने पर इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इनकी गतिज ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के टकराने का जो समय है वो घट जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों के समय का अर्थात श्रांतिकाल टाउ का मान घट जाता है, और जब टाउ का मान घटेगा तो इनके चलने में रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होगी, अतः प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाए जाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी? धात्विक चालक की और मिश्र धातुओं के भी। धात्विक की बहुत ज़्यादा, मिश्र धातु की बहुत कम। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो किनकी बढ़ती है, उनके लिए हमारे जो ताप का प्रभाव होगा वो धनात्मक होगा, बाकी के लिए ऋणात्मक होगा। तो धात्विक में बढ़ती है तो पॉजिटिव, मिश्र धातु में बढ़ती है पॉजिटिव, कुचालक में घटती है तो निगेटिव, विद्युत अपघट्ट में घटती है तो निगेटिव, अर्धचालक में घटती है तो निगेटिव। ठीक है, इतने हमने पढ़ लिए। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे इसमें, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी धात्विक चालक का जो प्रतिरोधकता होती है निम्न समीकरण के द्वारा दी जाती है। रो इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो, इस समीकरण के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पे कौन क्या है इसको हम समझ लेते हैं, ये है क्या आखिर। तो ये जो रो है अर्थात प्रतिरोधकता है, ये किसी दिए गए तापमान पर है, यानी कि दिए गए तापमान T के लिए प्रतिरोधकता, ये सामान्य तापमान पर यानी शुरुआती तापमान पर प्रतिरोधकता है। ये अल्फ़ा जो है ताप का प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है, मतलब तापमान बढ़ाए जाने पर प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता किस अनुपात से बढ़ रही है या घट रही है, ये उसका गुणांक है ना। T दिया गया तापमान और T0 प्रारंभिक तापमान, इन दोनों का अंतर है। तो यहाँ से अगर एक हम परिभाषा बनाएं तो अल्फ़ा की परिभाषा जो बनती है तो बनती है P माइनस P0 अपॉन P0 T माइनस T0। ये एक समीकरण, इसको हल करने पर कुछ इतना ही आएगा और इसको सरल करने पर इतना आएगा, है ना। दोनों एक ही सूत्र हैं, आप कैलकुलेट करके चाहें तो देख भी सकते हैं, कुछ इतना ही आएगा, है ना। P है, गुणा होगा तो इधर घटाव में आ जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा है ये कहलाता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है और इसकी परिभाषा हम लोग बनाते हैं। इसकी जो प्रतिरोधकता की परिभाषा बनाते हैं इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ से हमें एक परिभाषा मिलती है, अल्फ़ा बराबर P माइनस P0 यानी प्रतिरोधकता में अंतर, प्रतिरोधकता में अंतर बटे प्रारंभिक तापमान, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता गुणे तापांतर, गुणे तापांतर। ठीक है, तो अगर प्रारंभिक प्रतिरोधकता उसकी कितनी हो जाए, P0 हो जाए 1 और T माइनस T0 भी कितना हो जाए 1, तो इस स्थिति में अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा रो माइनस रो जीरो। ठीक है, रो माइनस रो जीरो। तो ये अल्फ़ा की परिभाषा अब हम यहाँ से बना सकते हैं। ये रो माइनस रो जीरो कब आया है, जब प्रारंभिक तापमान कितना हो, 1 हो और उसमें तापमान में परिवर्तन कितना करे, 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर कर दें, तो उस स्थिति में जो उसका प्रतिरोध परिवर्तित होता है, जितनी प्रतिरोधकता में परिवर्तन आता है वही उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है।
ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। एकांक प्रतिरोधकता वाले, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक तार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल बन गई। एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक तार का, प्रतिरोधकता उसकी शुरू में कितनी थी? एकांक थी, 1 थी। तब उसका तापमान कितना हमने बढ़ा दिया? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो उसके प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन हुआ, जो भी परिवर्तन होगा वही उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाएगा। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है तो प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा केल्विन इनवर्स या कि सेल्सियस इनवर्स होती है। प्रति सेल्सियस, प्रति केल्विन या डिग्री सेल्सियस, है ना, जो भी चिन्ह आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो धात्विक चालकों का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, मिश्र धातुओं का भी पॉजिटिव होता है, कुचालक, विद्युत अपघट्ट एवं अर्धचालक का ऋणात्मक होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं अथवा इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ये भी अपने को करना है ना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ये याद रखना है। ठीक है ना, सिल्वर यानी कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, ये हमको पढ़ लेना है, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है, छोटा सा है और ये टॉपिक जो है अपना ओम के नियम से संबंधित है। इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या की चीज़ें आती हैं, तो देख ले। ओम का नियम जो होता है वो धातु एवं मिश्र धातुओं में केवल लागू होता है, धातुओं एवं मिश्र धातुओं में ही लागू होता है। उसका कारण ये है कि धातु एवं मिश्र धातुओं के लिए V/I का अनुपात नियत रहता है, मतलब विभव विद्युत धारा पर डायरेक्टली निर्भर करती है। इनका प्रतिरोध इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इनका अनुपात नियत रहता है। तो अब इनमें से दो चीज़ें हैं, ओमीय प्रतिरोध और दूसरा है अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध एवं अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध क्या है? ऐसे प्रतिरोध जिनमें ओम का नियम लागू होता है, ऐसे प्रतिरोध जिनमें ओम का नियम लागू होता है अथवा ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे प्रतिरोधों को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। एवं ऐसे परिपथ जो ओमी प्रतिरोध से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको हम ओमीय परिपथ कहते हैं। प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध और परिपथ जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ओमी परिपथ बोलते हैं। ठीक है, ओमी प्रतिरोध के लिए अथवा ओमी परिपथ के लिए V एवं I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सरल रेखा आती है। कैसी रेखा आती है? सरल रेखा प्राप्त होती है ना। ओमी प्रतिरोध के उदाहरण धातुएं एवं मिश्र धातुएं होती हैं। अनओमी प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है अथवा ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे प्रतिरोधों को हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। एवं ऐसे सभी परिपथ जिनमें अनओमी प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है या अनओमी प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उनको हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। अनओमी परिपथ के उदाहरण निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्ट, ट्रांजिस्टर आदि होते हैं। ठीक है, निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्ट ये सब जो होते हैं ओम के नियमों यथार्थता के साथ पालन नहीं करते हैं। ठीक है,
तो अनओमी प्रतिरोध के लिए जो V और I का ग्राफ होता है वो सीधी रेखा कुछ समय के लिए सीधा होगा, फिर तापमान आदि बढ़ाने पर यह या तो कर्व नीचे की ओर बढ़ जाता है या तो ऊपर की ओर बढ़ जाता है या तो जेनर डायोड वगैरह के लिए बढ़ता भी है और घटता भी है। ट्रांजिस्टर वगैरह में ये स्थिति मिलती है ना। तो कह सकते हैं कि जो अनोमी प्रतिरोध है तो उनके लिए V और I के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा ना होकर के वक्र होता है। ठीक है, क्या होता है? वक्र होता है। ठीक, तो इस तरह से ये टॉपिक हमको इतना पढ़ लेना है। ठीक, अब हम इसमें से कुछ मिश्र धातुएं पढ़ते हैं और मिश्र धातुएं हैं सबसे ज़्यादा मैंगनीन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैंगनीन। तो मैंगनीन जो होता है, मैंगनीन बना हुआ होता है कॉपर से, मैग्नीज से और निकिल से। इनमें 3 प्रकार की धातुएं मिलकर के मैंगनीन नामक मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। और ये मैंगनीन और कांस्टेंटन से बने हुए तार हम लोग प्रामाणिक प्रतिरोध के रूप में, यानी कि जो प्रतिरोध मापी होते हैं या कि विद्युत परिपथ, प्रामाणिक विद्युत परिपथ बनाने के लिए करते हैं। तो इनमें मिश्र धातु मैंगनीन एवं कांस्टेंटन मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। ये जो कांस्टेंटन होता है ये हमारा कॉपर और निकिल यानी तांबा एवं निकिल से मिलकर के बना रहता है। और एक तीसरा है नाइक्रोम। तीसरा क्या है? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम बना रहता है किससे? निकिल से, आयरन से और क्रोमियम से। ठीक है, नाइक्रोम। ठीक है, नाई हो गया, क्रोम हो गया, नाइक्रोम, और इसमें आयरन अलग से जुड़ा रहता है। ठीक है, नाइक्रोम कहलाएगा। तो ये तीनों किससे मिलके बने होंगे ये हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैग्नीन, मैग्नीज, कॉपर निकिल, कांस्टेंटन कॉपर निकिल और नाइक्रोम जो होगा तो निकिल क्रोमियम से। एक प्रश्न ये है इसमें कि जो मिश्र धातुएं होती हैं तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता याद रखिएगा। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है, किंतु प्रतिरोधकता ताप, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कम होता है। ठीक, अर्थात रो क्या रहेगा? कम रहेगा, पर रो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोधकता ज़्यादा रहेगी, पर अल्फा क्या रहेगा? कम रहेगा। मतलब ताप बदलने पर, तापमान परिवर्तित करने पर इनके प्रतिरोधों में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, जबकि धातुओं में ताप बदलने पर जल्द ही उनका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी प्रामाणिक विद्युत यंत्र होते हैं, प्रतिरोध मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रतिरोध जो प्रतिरोध बॉक्स है, इन सारी चीज़ों में हम लोग तार के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इन प्रतिरोध मिश्र धातुओं से बने हुए चालक तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमें बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। एक चीज़ और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रतिरोधकता का जो क्रम है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है? चालक की। चालक के बाद किसकी होती है? चालक के बाद किसकी होगी? मिश्र धातुओं की। किसकी होगी? मिश्र धातु की होगी। मिश्र धातु के बाद किसकी होगी? विद्युत अपघट्ट की होगी या अर्धचालक की होगी, फिर विद्युत रोधी की होगी, फिर किसकी होगी? अर्धचालक की। अर्धचालक की, अर्धचालक के बाद होगी कुचालक की। ठीक है, तो ये तो क्रम हमको बिल्कुल याद रहता है। चालक की प्रतिरोधकता सबसे, मिश्र धातु की सबसे कम, अर्धचालक की और फिर सबसे लास्ट में कुचालक की। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध कुचालक का होगा, अर्धचालक का उससे कम, मिश्र धातु का उससे कम और चालक का
सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी रहेगी? चालक की, फिर उससे ज़्यादा मिश्र धातु की, फिर उससे ज़्यादा अर्धचालक की, फिर सबसे ज़्यादा कुचालक की। और जो अल्फ़ा है तो सबसे ज़्यादा इसका, अल्फ़ा का क्रम जस्ट उल्टा है ना, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। आगे बात समझ में? तो इतना हमको कुछ ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स है, इनको हम लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।